हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का जो 5वां चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मेंडल लॉ के बारे में, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, टू जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि एक एलिफेंट जो होती है हमेशा एक ही एलिफेंट बेबी को क्यों जन्म देती है, या एक मैंगो सीड से सिर्फ मैंगो प्लांट ही क्यों ग्रो करता है। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब हमें जानना था। इस वजह से साइंटिस्ट ने एक बायोलॉजी की ब्रांच डेवलप की जिसे जेनेटिक्स कहा जाता है। तो इसमें पॉइंट जो दिया है, जेनेटिक्स इज द डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। डील करती है इनहेरिटेंस से, आनुवांशिकता जिसे कहा जाता है, जिसमें वेरिएशन कैरेक्टर का वेरिएशन होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। Inheritance is a process by which character are passed on from parent to progeny. Inheritance एक प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर जो होते हैं पास होते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में, और इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। जैसे ह्यूमंस न्यू फॉर्म अर्ली 8000 से 10,000 बिफोर क्राइस्ट की बात हो जाती है। वेरिएशन was hidden in a sexual reproduction. They exploit the variation that were naturally present in the wild population of plant and animal to selectively breed and select for organisms that possess desirable character. हमें अगर अच्छी कैरेक्टर की चाहिए था तो उस वाइल्ड एनिमल जो थे उसमें वेरिएशन पाई जाती थी, नेचुरली जो प्रेजेंट होते हैं वाइल्ड इन्वायरमेंट में, प्लांट हो या एनिमल हो। डिजायर कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट किया जाता था और ब्रीड कराया जाता था, जैसे कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम अनसेस्ट्रल वाइल्ड काउ वेल नोज, जैसे इंडियन ब्रीड है एक साहिवाल काउ पंजाब में। आगे हम चलते हैं तो इसमें अगला पॉइंट हमें मिलता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कहेंगे। इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी जो कि बीचों बीच की बात है, ये मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं 7 ईयर के लिए 1856 से 1863 तक, और इन्होंने बताया कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन into inheritance pattern, it was the first time that statistical analysis and a mathematical logic were applied in a problem of biology. ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ने स्टैटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक को बायोलॉजी में अप्लाई किया था। इनका एक्सपेरिमेंट जो था लार्ज सैम्पलिंग साइज पे बेस्ड था, ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू डाटा दैट ही कलेक्टेड। ऑल्सो द confirmation of his inference from experiment on successive generation of his test plant proved that his result pointed to general rule of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. Mendel investigated character in the garden pea plant that were manifested as a two opposite trait, जैसे इनके जो कैरेक्टर थे दो अपोजिट ट्रेट पे बेस्ड थे, जैसा कि एक टाल प्लांट हो गया, दूसरा ड्वार्फ प्लांट, येलो तो ग्रीन सीड, दो कैरेक्टर पे बेस्ड था, दो अपोजिट जो भी थे। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ कैरेक्टर लिए पी प्लांट के, जिसमें कुछ डोमिनेंट है कुछ रिसेसिव है। सीड शेप हो गया, राउंड वाला जो होता है डोमिनेंट होता है, रिंकल जो है रिसेसिव है। सीड का कलर हो गया येलो जो होता है सीड कलर, वो डोमिनेंट होता है, जो ग्रीन होता है रिसेसिव होता है। फ्लावर कलर वायलेट जो होता है डोमिनेंट होता है, वाइट वाला रिसेसिव होता है। पॉड शेप में फुल वाले जो होते हैं डोमिनेंट होते हैं, जो कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। पॉड कलर में जो ग्रीन पॉड कलर होता है डोमिनेंट माना जाता है, और जो येलो होता है वो
रिसेसिव माना जाता है। फ्लावर पोजीशन में जो एक्सियल होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, फ्लावर जो टर्मिनल होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। स्टेम हाइट भी थी इसमें, टाल वालों को डोमिनेंट माना जाता है जिसकी स्टेम हाइट टाल होती है। जो डॉर्फ होते हैं उन्हें रिसेसिव माना जाता है। मेंडल कंडक्ट आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन कराया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन को। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन लिया था। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन का क्या फ़ायदा होता है? ऐसी लाइन जो कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन होने से क्या होता है? ये शो करते हैं स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेस फॉर सेवरल जनरेशन। एक ही कई जनरेशन तक ये स्टेबल ट्रेट को, स्टेबल कैरेक्टर को शो करते हैं। मेंडल ने सेलेक्ट किया 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन वैरायटी को। जैसा कि मैंने आपको बताया रिसेसिव और डोमिनेंट। आगे चलते हैं, ये टेबल शो कर रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मेंडल ने क्रॉस कराया था पी प्लांट में टाल और ड्वार्फ पी प्लांट को इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को स्टडी करने के लिए। इन्होंने पाया कि फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, जिसे फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन जो क्रॉस कराने के बाद मिला F1 जनरेशन जिसे कहते हैं, ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट वेयर टाल। जैसा कि इनके पेरेंट्स थे, कोई भी ड्वार्फ नहीं हुआ। F1 प्रोजेनी जो थी सारे के सारे टाल पाए गए। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अदर पेयर ऑफ ट्रेट। जितने भी कैरेक्टर के ट्रेट इन्होंने लिए सबके साथ एक ही ऐसा सिमिलर ऑब्जर्वेशन पाया गया। F1 जो होता है ऑलवेज रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट एंड द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंटर वॉज नॉट सीन। और इन्होंने बताया कि जो F1 जनरेशन में प्लांट जो ट्रेट होते हैं किसी एक पेरेंट्स के कैरेक्टर को शो करते हैं और दूसरे पेरेंट के कैरेक्टर शो नहीं करते हैं इसमें। ठीक, अगला पॉइंट था इन्होंने क्या किया, जब F1 जनरेशन का हाइब्रिड जो मिला था इनको, इन्होंने इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया F1 का और वो सरप्राइज रह गया दैट द F2 जनरेशन सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वेयर ड्वार्फ। जो F2 में क्या हुआ कि कुछ इसके जो ड्वार्फ के भी कैरेक्टर आए और इसमें क्या पाया गया कि 1/4 ऑफ द F2 आर ड्वार्फ एंड 3/4 ऑफ द F2 प्लांट जो थे वो टाल थे। और बताते हैं टाल एंड ड्वार्फ ट्रेट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप, अपने पेरेंट की ही तरह थे जो टाल और ड्वार्फ थे। डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, उनमें कोई मिक्सिंग या ऐसे कोई ब्लेंडिंग नहीं शो कर रही थी। या तो जो भी पौधे थे उसमें जो पी प्लांट था टाल थे और जो कुछ थे ड्वार्फ थे, कोई इन दोनों के बीच का नहीं था। तो इससे क्या पता चलता है, ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट के कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, while at the F2 stage both the trait were expressed in a proportion 3:1 के रेशियो में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं। द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 या F2, और कोई भी ट्रेट ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं चाहे F1 हो या F2 में। जैसा कि यहाँ क्रॉसिंग में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं टाल और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉसिंग कराई जाए F1 में जो सारे टाल प्लांट बने, और जब उनकी सेल्फिंग कराई गई, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया उनकी, तो F2 में हमें 4 में से 3 प्लांट जो मिले 3/4 टाल थे और जो एक था 1/4 पार्ट वो ड्वार्फ था। कह रहा है अगला पॉइंट, समथिंग वॉज बींग स्टेबली पास डाउन। कुछ ऐसा था जो पास्ड हो रहा था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, गैमेट्स के द्वारा ओवर जनरेशन टू जनरेशन। मेंडल ने उसे नाम दिया फैक्टर, आज हम जिसे जीन के नाम से जाना जाता है। जीन देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की यूनिट इन्हें मानी जाती है। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट।
या कैरेक्टर को जो एक्सप्रेस करते हैं, इनमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है किसी ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस करने के लिए। जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जो पेयर ऑफ कैरेक्टर या ट्रेट को कोड करते हैं उन्हें एलील्स कहा जाता है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सम जीन। अब इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली कुछ सिंबल लिए जीन के जो रिप्रेजेंट करते थे हाइट। कैपिटल टी जैसे हाइट को रिप्रेजेंट करता था, टॉल ट्रेट को, और स्मॉल टी जो था वो ड्वार्फ को। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलील ऑफ ईच अदर। कह रहा है इन प्लांट द पेयर ऑफ एलील फॉर हाइट वुड बी कैपिटल टी। जो एलिस के पेयर हो सकते हैं वो क्या होते हैं? कैपिटल टी हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकते हैं, या स्मॉल टी हो सकते हैं। अगर होमोजाइगस है तो जो एलिल्स हो गए एक ही तरह के होंगे, जो जीन जिन्हें कहा जा रहा है या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, तो होमोजाइगस होंगे। अगर डिफरेंट होंगे तो ये हेट्रोजाइगस कहे जाएंगे। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इनको जीनोटाइप कहा जाता है। जीन मतलब जीनेटिक स्ट्रक्चर को शो करते हैं, इसके जीन का जीनोटाइप कहा जाता है। और जो टाल और डॉर्फ है जिसे हम देख के बता सकते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मेंडल ने जो क्रॉस कराया था F1 में हेट्रोजाइगट कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे, जो कि अपने पेरेंट्स जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था, अपने पेरेंट के जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के सिमिलर ही थे। ये पाया गया कि जो इसके कैरेक्टर हैं डोमिनेंट कैरेक्टर है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो इसमें डोमिनेंट होगा कैपिटल टी। एक शो करेगा कैपिटल टी वाले मतलब टाल प्लांट के कैरेक्टर को शो करेगा, ठीक। और जो रिसेसिव रहेगा वो अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पाएगा। जैसे फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी भी था, स्मॉल टी अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पाता है, इस वजह से सारे प्लांट टाल ही रहते हैं। लेकिन सेकंड जनरेशन में यही क्या होता है, जो स्मॉल टी होता है ये अपना कैरेक्टर को शो करता है, तो 1/4 के रेशियो में हमें ड्वार्फ प्लांट में मिलते हैं। आगे चलते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज ए हेट्रोजाइगस फॉर जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। कह रहा है इट इज ए मोनोहाइब्रिड एंड अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे यहाँ पे शो करा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने कराया। F1 में हमें सारे प्लांट जो मिले टॉल मिले, फिर इनकी हमने सेल्फिंग कराई तो फिनोटिपिक रेशियो टॉल और ड्वार्फ का जो हमें मिला 3:1 के फॉर्म में मिला, और जीनोटिपिक रेशियो जो मिला कैपिटल 1:2:1 के फॉर्म में मिला। मतलब जो एक जीन थे इनके कैपिटल टी और जो दो शो कर रहे थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक जो था वो शो कर रहा था स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ वाले को। होमोजाइगस ड्वार्फ कैपिटल टी होमोजाइगस टाल, और कैपिटल टी स्मॉल टी जो था होमोजाइगस टाल हेट्रोजाइगस टाल को शो कर रहा था। कह रहा था प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी। एक डायग्राम से इनको समझा जा सकता है, इनके जीनोटाइपिक को आसानी से। पुनेट स्क्वायर इसे डेवलप किया था एक ब्रिटिश जेनेसिस्ट है रेजिनाल्ड सी पुनेट जिनका नाम है। कहा जाता है इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस। जेनेटिक क्रॉस में जो ऑफ स्प्रिंग के कितने पॉसिबल जीनोटाइप होंगे इसको जानने के लिए पुनेट ने अपना एक ग्राफिकल चेकर बोर्ड बनाया था, चेकर बोर्ड के भी नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। आगे भी यही बता रहा है कि 1/4 जो था रैंडम फर्टिलाइजेशन किया गया कैपिटल टी, और जो 1/2 था कैपिटल टी स्मॉल टी थे, और 1/4 जो थे स्मॉल टी थे। ये बायनॉमियल एक्सप्रेशन के थ्रू मैथमेटिक्स फॉर्मूले से भी इसको निकाला जा सकता है, सिंपल है, आप लोग देख लीजिएगा। कहा जा रहा है मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 प्लांट एंड फाउंड दैट द ड्वार्फ F2 प्लांट continue to generate dwarf plant in the F3 and F4 generation।
मेंडल ने F2 का सेल्फ पॉलिनेशन कराया। उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि F2 के बाद जो ड्वार्फ कैरेक्टर थे F3 F4 में कॉन्टिन्यूस दिखाई देने लगे। फ्रॉम द प्रोसीडिंग पैराग्राफ ये क्लियर हो गया आगे से हमें कि जीनोटाइपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से हम जीनोटाइप को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ ए डोमिनेंट ट्रेट, किसी डोमिनेंट ट्रेट को के फिनोटाइप को देख के हम उसके जीनोटाइपिक कंपोजिशन को नहीं बता सकते। अगला पॉइंट कहा जा रहा है टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टाल प्लांट एट F2। F2 में टाल प्लांट के जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए मेंडल ने क्रॉस कराया था टाल प्लांट फ्रॉम द F2 के टाल प्लांट को विथ ड्वार्फ प्लांट से। इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। In a typical test cross, an organism showing a dominant phenotype। ठीक, पी प्लांट में क्या होता है टेस्ट क्रॉस में, टिपिकल टेस्ट क्रॉस का अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें तो एक डोमिनेंट फिनोटाइपिक शो कर रहा है प्लांट, हमें जिसका जीनोटाइप नहीं पता है, हमें उसका निकालना है। उसकी क्रॉस कराते हैं हम एक रिसेसिव पेरेंट के साथ। सेल्फिंग न कराने के बजाय हम उसका क्रॉसिंग कराते हैं एक रिसेसिव पेरेंट के साथ। डोमिनेंट फिनोटाइप है वो टाल प्लांट होगा, ठीक, रिसेसिव प्लांट के साथ कराते हैं। तो कह रहा है द प्रोजेनी ऑफ सच क्रॉस कैन इजीली बी एनालाइज्ड टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। टिपिकल टेस्ट क्रॉस वेयर वॉलेट एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है, आगे फिगर शो करेगा उसके बारे में बता रहा है कि जो टिपिकल क्रॉस कराया गया है वॉलेट फ्लावर कैपिटल W इज ए डोमिनेंट ओवर अ वाइट कलर फ्लावर स्मॉल w। आगे इसके बारे में हमें पढ़ना है। क्रॉस कराया गया होमोजाइगस रिसेसिव और डोमिनेंट फिनोटाइप है हमारे पास, हमें नहीं पता इसका जीनोटाइप क्या है। अगर डोमिनेंट है फिनोटाइप है तो दोनों कैपिटल W हो सकता है, शो कर रहा है इसको, या कैपिटल W स्मॉल w हो सकता है। उसके बाद हम जब क्रॉस कराए तो हमें पता चला रिजल्ट के बाद जितने भी फ्लावर थे ऑल फ्लावर और वायलेट, और दूसरी तरफ हमें केस जो मिल रहा है हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर वाइट। ठीक, इंटरप्रिटेशन हम क्या लगा सकते हैं, सोच हमारी अगर है कि अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, और इस दूसरे क्रॉस में क्या पता चल रहा है अननोन फ्लावर इज ए हेटेरोजाइगस। ठीक, जो वायलेट होता है वो वाइट पे डोमिनेट करता है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन हिज मोनोड हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने अपने कुछ रूल दिए जिन्हें मेंडल्स या प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना था। फर्स्ट लॉ जो था इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस का था, और सेकंड लॉ जो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय ए डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है एक डिस्क्रीट यूनिट जिसे फैक्टर कहा जाता है। जो फैक्टर या जीन होते हैं एक पेयर में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये था, कह रहा है डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट होता है। अगर डिसिमिलर पेयर है फैक्टर या जीन के तो एक डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या एक्सप्लेन करती है कि एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 में एक ही पेरेंट के कैरेक्टर शो करते हैं और F2 में दोनों के शो करते हैं। इनका रेशियो क्या होता है 3:1 F2 में पाया जाता है। तो सेकेंड लॉ जो था मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये बेस्ड था फैक्ट पे कि एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड द बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन द F1। कह रहा है कि एलील ब्लेंडिंग नहीं शो करती और दोनों कैरेक्टर जो है रिकवर कर लिए जाते हैं F2 में, जो F1 में नहीं दिखाई दे रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमें पढ़ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जब F1 हैड a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two। कह रहा है जो F1 हमारा होता है फिनोटाइप जो उसका होता है दोनों पेरेंट से नहीं मिलता है, उनके कैरेक्टर को नहीं दिखाता है, बल्कि इन दोनों के बीच में हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दे रहा है डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन या एंटी डायनम स्पीसीज के नाम से जाना जाता है।
इसमें क्या कह रहा है कि हम क्रॉसिंग करा रहे हैं रेड फ्लावर कैपिटल आर की वाइट फ्लावर स्मॉल आर से, तो हमारा F1 में जो फ्लावर मिलता है वो पूरा का पूरा पिंक होता है, दोनों पेरेंट से नहीं मिलता है। बट F2 में क्या होता है हमको कि पेरेंट्स के कैरेक्टर मिलते हैं, जिसमें क्या होता है F2 में फिनोटिपिक रेशियो मिलता है 1:2:1 के रेशियो में, और जो जीनोटिपिक रेशियो भी होता है 1:2:1 के रेशियो में। फिनोटिपिक रेशियो में एक रेड प्लांट होता है, फ्लावर होता है, दो पिंक फ्लावर होते हैं और एक वाइट फ्लावर होता है। उसी के बारे में बता रहा है, कह रहा है तब जीनोटिपिक रेशियो वेर एग्जैक्टली एज वुड एक्सपेक्ट इन मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो जीनोटाइपिक रेशियो मिला था वो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के एक्सपेरिमेंट के उस अनुसार था, बट जो फिनोटाइप रेशियो था चेंज हो गया था यहाँ पे। इसका कारण क्या था कि जो इसका जीन था वो कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया रिसेसिव वाले पे, जिसकी वजह से उसके जीन चेंज हो गए कैपिटल और स्मॉल आर्क में, पूरी तरह से डोमिनेट नहीं हुआ, इस वजह से उसके कैरेक्टर चेंज हो गया, वो रेड और वाइट ना होके पिंक हो गया। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में बताया है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल और प्रोडक्शन ऑफ, कोई मॉडिफाइड एलील है अगर नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम का प्रोडक्शन करेगी, नॉन फंक्शनल एंजाइम हो सकता है या कोई एंजाइम का प्रोडक्शन ना करे। तो इसमें हम पढ़ेंगे अगर फर्स्ट केस में क्या होता है, मॉडिफाइड एलील को जो होगी इक्विवेलेंट होगी अनमॉडिफाइड एलील के, इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप या ट्रेट, जिससे क्या होगा सब्सटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन, ऐसे जो एलील होते हैं बहुत कॉमन होते हैं। कह रहा है बट एलील प्रोड्यूस ए फंक्शनल नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम अगर प्रोडक्शन नहीं करता है तो फिनोटाइप में भी अफेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे अगला पॉइंट पढ़ा है हमारा कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ना है। कोडोमिनेंस क्या होता है, इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल करता है बोथ ऑफ पेरेंट। जो F1 हमारा हाइब्रिड मिलता है वो दोनों पेरेंट के कैरेक्टर को शो करता है। इसका एग्जांपल है आरबी ह्यूमन ब्लड सेल, आरबीसी, एबीओ ब्लड ग्रुप। इसको एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल किया जाता है जीन आई से। The plasma membrane of RBC has a sugar polymer that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene। तो जीन आई होता है जिसके 3 एलील होते हैं IA, IB और I नॉट, और ये कंट्रोल करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप को। ह्यूमन जो होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, ईच पर्सन पॉसेस तीनों में से 2 जीन पाए जाते हैं एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। इस वजह से कह रहा है कि अगर IA और IB होंगे तो कम्प्लीटली डोमिनेट करते हैं आई नॉट या आई के साथ। बट अगर जो जीन आई ए और आई नॉट रहेगा तो सिर्फ उसमें आई ए अपना कैरेक्टर को शो करेगा, और आई बी और आई नॉट रहेगा तो आई बी अपने कैरेक्टर को शो करेगा। लेकिन अगर आई ए और आई बी दोनों होंगे तो ये दोनों अपने कैरेक्टर के शो करते हैं, इस वजह से इनको कोडोमिनेंस कहा जाता है। कहा जाता है आरबीसी सेल है बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर since there are 3 different allele। There are 6 different combination of the 3 allele that are possible। A total 6 different genotype मिलते हैं हमको ह्यूमन एवियो ब्लड टाइप के, और ये यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, आई ए हो सकता है या आई नॉट हो सकता है। अगर आई ए और आई नॉट होगा तो आई अपना कैरेक्टर आई ए अपना कैरेक्टर शो कर, आई नॉट नहीं शो करेगा। ठीक, तो ये इसके 2 जीनोटाइप हो गए। ए बी ब्लड ग्रुप इसका एक जीनोटाइप होगा आई ए आई बी या आई ए आई बी, दोनों बात एक ही हुई। और जो बी होता है ब्लड ग्रुप उसके जीनोटाइप हो गए आई बी
आई वी आई नॉट, तो 2 जीनोटाइप इसके हो गए। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसका जीनोटाइप होता है आई नॉट आई नॉट। तो टोटल 4 फिनोटाइप हो जाते हैं और 6 जीनोटाइप होते हैं। आगे चलते हैं, कह रहा है कि एवीओ ब्लड ग्रुप जो होता है मल्टीपल एलिलिज्म का बहुत बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है। देयर आर मोर देन 2 एलिल्स, यहाँ पे 3 एलिल्स शो करते हैं, 3 जीन शो करते हैं जो एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं। ठीक, बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, इसे कहते हैं पॉलीजेनिक कैरेक्टर। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है कि सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, इसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है पॉलीजेनिक कैरेक्टर या मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है, और जो स्टार सिंथेसिस इन पी सीड ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। इसमें क्या करता है, जो डोमिनेंट इसको डोनेट किया गया 2 एलील से स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट में कैपिटल बी और स्मॉल बी से, कह रहा है स्टार की जो सिंथेसिस होती है, जो होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया कैपिटल बी, जाहिर सी बात है डोमिनेंट है, ये अच्छा सीड का प्रोडक्शन स्टार्च का करेगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू जो रिसेसिव होगा या जो पूरी तरह से डोमिनेट ना कर पाए। कह रहा सो इफ स्टार्च ग्रेन इज कंसिडर्ड एज अ फिनोटाइप then from this angle the alleles show incomplete dominance। अगला पॉइंट आता है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के बारे में। इसमें 2 जीन का हमारे मेंडल वर्क विथ एंड क्रॉस दिस प्लांट विथ डिफरेंट इन अ 2 कैरेक्टर as seen the cross between pea plant that has seed with yellow color and round shape and one that seed green color and wrinkled shape. Mendel found that the seed resulting from the crossing of the parent had a yellow color and a round shape seed। इसको आगे हम अभी फिगर से और आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, और जो राउंड शेप था डोमिनेट कर रहा था रिंकल, ये कैरेक्टर थे इसके। सिंबल इनको रिप्रेजेंट किया गया है येलो पे, जो डोमिनेट करता है कैपिटल वाई, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है इसका स्मॉल वाई जीन से, और जो कैपिटल आर जो था राउंड शेप सीट को डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा था, और स्मॉल आर जो था रिंकल्ड शेप के शेप को रिसेसिव पार्ट को शो कर रहा था। कह रहे जीनोटाइप ऑफ पेरेंट कैन बी रिटन, जीनोटाइप को हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई या स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। कह रहे अगर दोनों के बीच में क्रॉसेस किया जाए तो गैमेट जो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, जो F1 में प्रोड्यूस होगा हैबिट, उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कह रहा व्हेन द मेंडल ने इसको सेल्फिंग कराई F1 को, तो 3/4 ऑफ द प्लांट हैड येलो सीड। ठीक, 75% जो थे येलो सीड वाले हुए, और 25% या 1/4 वाले जो हुए ग्रीन सीड हुआ। द ग्रीन इन येलो कलर सेग्रीगेट किए 1:1 के रेशियो में, और राउंड एंड रिंकल शेप के सीड जो थे वो भी सेग्रीगेट किए 3:1 के रेशियो में, जैसे मोनोहैबिट क्रॉस में पाया गया। यहाँ पे शो कर रहा है कि राउंड और येलो उनकी क्रॉसिंग की गई रिंकल और ग्रीन के साथ। तो F1 में जो हमारा गैमेट जीनोटाइप मिला कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जब उनकी सेल्फिंग कराई गई तो हमें ये फिनोटाइपिक रेशियो मिला 9:3:3:1, राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन। इसका जीनोटाइप को भी हम यहीं पे समझ लेते हैं आसानी से, मैंने ब्रैकेट में बंद किया है कलम से, आप लोग वो देख सकते हैं। जैसे पहला जो था इसका जीनोटाइप रेशियो है 1:2:2:1:4:2:1:2:1, मतलब जो पहले सबसे टॉप पे दिखा रहा है कैपिटल आर
कैपिटल आर, कैपिटल वाई 1 हो गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई 2 हैं, 2 जीनोटाइप दिख रहे हैं। उसके बाद आता है रिंकल्ड येलो का मतलब स्मॉल आर कैपिटल वाई 1 हो गया। फिर आ रहे हैं हमारे राउंड येलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई में 2 हैं ये। उसके बाद जो 4 आते हैं हमारे कैपिटल आर स्मॉल वाई में। उसके बाद 2 जो आते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक जो आता है उसके बाद राउंड ग्रीन जिसका जेनेटिक होता है कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसके बाद दूसरा आता है ग्रीन राउंड वाला ही इसका जीनोटाइप था कैपिटल आर स्मॉल वाई 2 थे ये। और एक जो था रिंकल्ड ग्रीन स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ देता है जीनोटाइप या फिनोटाइप रेशियो को, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, कह रहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टेड के बारे में डाइहाइब्रिड क्रॉस में। द फिनोटाइप राउंड येलो रिंकल्ड येलो राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:3:1 में देखा गया। कह रहा है अगर इनका क्रॉसिंग कराया जाता है 3 राउंड और 1 रिंकल का 3 येलो 1 ग्रीन से, तो ये रेशियो हमें मिलता है फिनोटाइप का। अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ डाई हाइब्रिड, जब 2 पेयर के ट्रेट कंबाइन करते हैं डाई हाइब्रिड में, तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। एक पेयर का जो कैरेक्टर होता है दूसरे पेयर के साथ इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है। वही बता रहा है इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। अगर कैपिटल आर स्मॉल वाई को 50% इनके होंगे 50% इनके गैमेट के होंगे, और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई लेंगे तो 50% इनके होंगे, और चारों को एक साथ लेंगे तो 1/4 में सबका रेशियो आ जाएगा, मतलब 25%। कहता है 4 टाइप आर जो थे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई each with a frequency of 25% or 1/4 of the total gamete produced। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो शो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हमें पढ़ना है। कह रहा है मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 1865 में हुआ था, अपना पब्लिश किया था अपने वर्क काम को, लेकिन बहुत सारे रीजन की वजह से ये 1900 तक अनरिकॉग्नाइज रहा। इसके कारण क्या थे, पहली बात तो ये उस समय जो था कम्युनिकेशन ईजी नहीं था, ठीक। दूसरी बात जो थी, जो इन्होंने जीन या फैक्टर का कॉन्सेप्ट दिया, एक स्टेबल कैरेक्टर होता है जो पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में और बेंडिंग को नहीं शो करता है, इसका इन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया कि ये कैसे होता है कहाँ से बनता है, ये भी कारण एक था। और तीसरी बात जो थी कि मेंडल ने पहली बार यूज किया था मैथमेटिक्स का बायोलॉजी में, तो उस समय के बहुत बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट है इसे नहीं माने, ठीक। कह रहा है कि 1900 में 3 साइंटिस्ट है, डीवेरिस, ह्यूगो डीवेरिस, कार्ल कॉरेंस और वॉन टेस्मार्क, इन्होंने इंडिपेंडेंट डिस्कवरी की मेंडल के रिजल्ट को। उस समय क्या हुआ था, बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए थे, माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट जिससे आसानी थी, ठीक। ऑब्जर्वेशन किया गया, सेल डिवीजन के बारे में हमें पता चला, डिस्कवरी जिसके हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पता चला, और पता चला कि क्रोमोसोम के बारे में पता चला, उनके मूवमेंट के बारे में पता चला, जिससे तब जाके मेंडल के एक्सपेरिमेंट को फिर से किया गया। इन लोगों ने इंडिपेंडेंटली किया। कह रहे 1902 में द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मायोसिस हैड बीन वर्क आउट, इस पे काम किया गया मियोसिस में, पता चला क्रोमोसोम के मूवमेंट के बारे में। कह रहा वाल्टर सटन और थियोडर बोवी 2 साइंटिस्ट है, इन्होंने
नोटिस किया कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम था, ठीक, ये पैरेलल था बिहेवियर ऑफ जीन के, ठीक, एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट, और इन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट को यूज किया मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने में, ठीक। अगला पॉइंट कह रहा था इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर एट दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन जो है दोनों पेयर में पाए जाते हैं। टू एलील ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस साइट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। जो एक जीन पेयर के दो एलील होते हैं। आगे चलते हैं। ये शो कर रहा है G1 G2 मेटाफेज, मेयासिस फर्स्ट एनाफेज, मेयासिस सेकेंड एनाफेज और जर्म सेल के बारे में 4 क्रोमोसोम के बारे में बता रहा है। अगला पॉइंट हमारा जो है प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है मेयोसिस जब इसमें होती है, मेयोसिस फर्स्ट और सेकेंड में, जो ऑरेंज और ग्रीन और ऑरेंज और रेड के बारे में दिखा रहा है। आप लोग इसको देख लीजिए फिगर को। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पता चलता है हमें। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा सटन वॉवरी ने बताया कि पेयरिंग ऑफ एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड बी लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरीड। इन्होंने बताया जो पेयरिंग और सेपरेशन होता है क्रोमोसोम, जिससे क्या हुआ, सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर या जीन जो ये कैरी करते हैं उनका भी सेग्रीगेशन हो जाता है पेयर। सटन जो थे इसमें क्रोमोसोमल नॉलेज सेग्रीगेशन को, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को और मेंडल के प्रिंसिपल को एक साथ लाके इन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया, थॉमस हंट मॉर्गन ने। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया फ्रूट फ्लाई पे, जिसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर करते हैं। ये फिगर शो कर रहा है और बहुत ही सूटेबल था इनका एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में करना, क्योंकि इन्हें सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कराया जा सकता है। ये अपनी जो फ्रूट फ्लाई होती है ड्रोसोफिला, अपनी लाइफ साइकिल को 2 हफ्ते में पूरी कर लेती हैं। और कह रहा है कि सिंगल मैटिंग से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को प्रोड्यूस करती हैं और इनमें क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन होता है। हम इजीली मेल फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट जो हमें पढ़ना है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में। मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया था ड्रोसोफिला में, जीन के बारे में स्टडी किया कि वो सेक्स लिंक होते हैं। मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडी वाइट आई फीमेल को इन्होंने क्रॉस कराया ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल से एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी, और जो इनकी F1 प्रोजेनी बनी उनको इंटरक्रॉस किया। तो इन्हें क्या मिला कि 2 जीन जो होते हैं डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं होते हैं। और का F2 जो रेशियो था डेविएट कर रहा था वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ही तेजी से सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 9:3:1 रेशियो, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। 2 जीन आर इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें हम बता रहा है कि मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट जीन वेयर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, कि जीन जो होता है एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। और इन्होंने देखा था कि जब 2 जीन डाइहाइब्रिड क्रॉस में सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होते हैं तो क्या होता है, जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन होता है नॉन पेरेंटल से बहुत ज़्यादा होता है। और मॉर्गन ने बताया ये होता है ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ 2 जीन, और इसको इन्होंने लिंकेज नाम दिया। द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम, जब किसी क्रोमोसोम पे जीन का फिजिकल एसोसिएशन होता है तो इसे रिकॉम्बिनेशन कहा गया। टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जो फिगर में आगे शो करेगा 5.11, Morgan and his group also found that even when genes are grouped on the same chromosome, अगर जीन
एक ही क्रोमोसोम पे ग्रुप्ड है तो कुछ जीन जो होते हैं टाइटली लिंक होते हैं, तो ये लो रिकॉम्बिनेशन को शो करेंगे। ठीक, जो टाइटली लिंक है, और जो लूजली लिंक है वो हाई रिकॉम्बिनेशन को शो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, कह रहा है जीन वाइट एंड येलो वे आर टाइटली लिंक्ड, तो ये शो करते हैं 1.3 रिकॉम्बिनेशन को, येलो और वाइट जो होते हैं, वाइट और येलो। और जो वाइट और मिनिएचर होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, ये 37.2% रिकॉम्बिनेशन को शो करते हैं। कहा जाता है इनका एक स्टूडेंट था, अल्फ्रेड स्टूडेंट जिसका नाम था, इन्होंने मैप किया फ्रीक्वेंसी, दो डिस्टेंस जीन के बीच के डिस्टेंस की, और उसको मैप किया देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम पे, मैपिंग जिसे कहा जाता है। आज जेनेटिक मैपिंग का जो यूज होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किया जाता है सीक्वेंसिंग के लिए, जीनोम की हम जब सीक्वेंसिंग कहते हैं। येलो और वाइट जैसे यहाँ शो कर रहा है टाइटली लिंक होता है, तो ये रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है 1.3%, और वाइट और मिनिएचर जो है लूजली बाउंड था तो 37.2% शो कर रहा है रिकॉम्बिनेशन। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा जो है सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में है। सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में सबसे पहले जो पता लगाया था जिन साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम था हैंकिंग, 1891 में। इन्होंने टेस्ट किया कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू द स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट। इंसेक्ट में पाया इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था, और इन्होंने ऑब्जर्व किया 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव करते हैं इस स्ट्रक्चर को आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद, और जो 50% स्पर्म से इसे रिसीव नहीं करते थे, और हैंकिंग ने इसको नाम दिया एक्स बॉडी। आगे जाके जब हमें इसके बारे में और पता चला तो इस एक्स बॉडी को ही क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम का नाम दिया गया। ठीक, और ये भी पता लगा कि लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट जो होते हैं जिसमें मैकेनिज्म सेक्स डिटरमिनेशन का होता है, एक्स नॉट टाइप का होता है, मतलब ऑल एक बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड ऑटोसोम 22 पेयर को छोड़ के, जो सारे एग जो होते हैं बियर करते थे एक्स क्रोमोसोम को। अब बाकी उसके अलावा क्या था, कुछ स्पर्म जो थे बियर कर रहे थे एक्स क्रोमोसोम को, वे सम डॉट नॉट, और कुछ में नहीं होता था। कह रहा है जो एग फर्टिलाइज होता है स्पर्म से हैविंग एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल, जो एग है अगर एक्स से फर्टिलाइज हो रहा है तो फीमेल होगी हैं, एंड दोज फर्टिलाइज बाय स्पर्म दैट डू नॉट हैव एन एक्स क्रोमोसोम बिकम मेल। ठीक, ऑटोसोम को छोड़ के अगर एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल होगी, और एक्स नॉट है तो मेल होगा। ये इंसेक्ट में बताया जा रहा है। ठीक, बाद में इसे ही सेक्स क्रोमोसोम का नाम दिया गया, और जो बाकी बच्चे होते हैं उन्हें ऑटोसोम का नाम गया है। इंसेक्ट जैसे ग्रासोपर में भी ऐसा ही सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है एक्स नॉट टाइप का, जो मेल होता है उसके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, या ऑटोसोम जिसे कह सकते हैं, बेटा ऑटोसोम के साथ साथ, और जो फीमेल होती है उसमें पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। आगे चलते हैं, मेल ह्यूमन में पता चलता है, जैसा कि जानते हैं हम लोग, एक्स वाई जो होता है मेल होता है, और जो एक्स एक्स होती है फीमेल होती है। ऑटोसोम को छोड़ के जो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है, और जो A1 पेयर होता है इसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। यही डिसाइड करता है कि जो बच्चा या प्रोजनी जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जब फ्यूजन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, तब ये डिसाइड होता है। ठीक, कह रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन जो हो गया दो टाइप का हो गया, एक्सो हो गया और एक्स एक्स वाई टाइप का हो गया। जो ड्रोसोफिला है उसमें भी ह्यूमन के जैसा ह्यूमन में पाया जाता है वैसा ड्रोसोफिला भी पाया जाता है। जो फीमेल ड्रोसोफिला होगी उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम, और जो मेल होगा उसमें एक्स वाई पाया जाता है। ठीक, तो इसको मेल हेट्रोगैमेटी कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप को। ठीक, और बॉड जो होती है, बॉड में क्या होता है,
two different type of gamete in term of sex chromosome are produced by female. जो फीमेल होती है उसमें दो तरह के डिफरेंट टाइप के फीमेल हेट्रोगेमेटी पाया जाता है इसमें, ठीक। तो जेड डब्ल्यू इसमें अरेंजमेंट दे रहा है जेड और डब्ल्यू के टाइप। जेड डब्ल्यू जो होता है क्रोमोसोम में वो फीमेल होती है और जिसमें पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम होता है वो मेल होता है। आगे चलते हैं, ह्यूमन के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा होगा। 50% चांस होता है या मेल होगा या फीमेल बच्चा होगा, ठीक। अगला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में, कह रहा है अल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड कंसिक्वेंटली रिजल्ट इन अ चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। सडन चेंज हो जाता है जिससे जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज हो जाती है ऑर्गेनिज्म में। कह रहे इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड टू वेरिएशन इन डीएनए, जिससे डीएनए में वेरिएशन आ जाता है, सडन चेंज होता है, इसको म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। कह रहा है देयरफॉर द लॉस डिलेशन हो सकता है या गेन हो सकता है, इंसर्शन हो जाए या सेगमेंट ऑफ डीएनए का डुप्लीकेशन ही हो जाए, रिजल्ट इन अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम में बदलाव आ सकता है। सिंस जीन आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ठीक, अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन एबनॉर्मेलिटी और एब्रिवेशन, इसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी और एब्रिवेशन हो जाता है अल्ट्रेशन जब होता है डीएनए में, ठीक। क्रोमोसोमल एब्रेशन और कॉमनली ऑब्जर्व पाया जाता है कैंसर सेल में, ठीक। कह रहा इन एडिशन टू द अबव म्यूटेशन इज आल्सो अराइव ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। अगर एक सिंगल बेस पेयर डीएनए के चेंज हो जाता है इसकी वजह से भी म्यूटेशन होता है, ऐसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। आगे इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे डिलेशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस ऑफ पेयर ऑफ डीएनए, डिलेशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए काज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इसे कहा जाता है। कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कवर, यहाँ पे डिस्कस करने लायक नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम इतना जान सकते हैं बहुत सारे केमिकल और फिजिकल फैक्टर होते हैं जो इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन को, जिन्हें म्यूटाजिन कहते हैं। जैसे यूवी रेडिएशन हो गया, ऑर्गेनिज्म में काज करता है म्यूटेशन को, जिसे म्यूटाजिन कहते हैं, ठीक। जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, पेडिग्री एनालिसिस है। दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन अ फैमिली। किसी फैमिली के हेरिटेबिलिटी के बारे में जानना हो तो हम उसके पेडिग्री एनालिसिस को देखेंगे कि जनरेशन टू जनरेशन क्या चेंजेज आए हैं और कौन सी बीमारियां उन्हें हर जनरेशन में आ रही हैं अपने पेरेंट्स से अपने, इसको कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन, ठीक है। इन ह्यूमन जेनेटिक पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग टूल which is utilized to trace the inheritance of specific trait, ठीक। एबनॉर्मेलिटी और डिजीज के बारे में हमें पता चलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, हम सबको पता है, ठीक। ये कुछ सिंबल शो कर रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिए, मेल फीमेल सेक्स एंड स्पेसिफाइड अफेक्टेड इंडिविजुअल है, मैटिंग दिखा रहा है, डबल लाइन है अगर दोनों के बीच में मैटिंग बिटवीन रिलेटिव, इसे कॉन्सेंजेनियस मैटिंग कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछ देते हैं इसे फिगर देके, ठीक है। पेरेंट्स एवं चिल्ड्रन बिलो, पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, हम लोग इसमें पढ़ना है चेंज और अल्टरेशन डू टेक प्लेस occasionally, such an alteration or change in a genetic material is referred to mutation। वही सारी बातें हैं। आगे चलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना। कह रही है मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिक में हमें ये दो डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है। कह रहे मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है डिटरमाइंड किया जाता है अल्टरेशन हो जाए या म्यूटेशन हो जाए एक सिंगल जीन में, ठीक। और ये डिजीज जो होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम टू द ऑफस्प्रिंग सेम लाइन में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे कैरेक्टर या ट्रेट होते हैं पास होते हैं अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी में, ऐसी बीमारियां मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात हो रही है। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस बाय पेडिग्री एनालिसिस, और पेडिग्री एनालिसिस से इनके बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है। मोस्ट
कॉमन डिसऑर्डर है जो मेंडेलियन का डिसऑर्डर, जिसमें हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है और फेनाइलकेटोनुरिया है, थैलेसीमिया है। ठीक, डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में दिया है, कह रहा है एक्स लिंक रिसेसिव स्टेट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। ठीक, नीचे कुछ स्ट्रक्चर दे रहे हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल के साथ आप लोग देख लीजिएगा। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का एग्जाम्पल क्या है? माइटोनिक डिस्ट्रॉफी हो गया। और ऑटोसोमल रिसेसिव का जो रहा है सिकल सेल एनीमिया है। इसमें क्या कर रहा है जो देखा जाता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट आप लोग को पता ही होता है, या डिटेल में आप इसको पढ़ते कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना, हीमोफीलिया के बारे में पढ़ना। हीमोफीलिया का एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता है जिसमें अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल जो होती है ट्रांसमिशन करती है डिजीज का अपने मेल प्रोजेनी से। ठीक, अगला पॉइंट है इसमें क्या होता है, एक सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्ट होता है। ठीक, ड्यू टू दिस अनअफेक्टेड इंडिविजुअल सिंपल कट, अगर कहीं भी कट लग जाता है तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। कह रहे हेटेरोजाइगस फीमेल जो होती है कैरियर होती है हीमोफीलिया का। जो पॉसिबिलिटी होता है फीमेल को हीमोफीलिया होने का ये बहुत ही कम होता है। ठीक, क्योंकि मदर होती है ऑफ सच फीमेल हैज टू बी at least carrier and the father should be hemophilic. ठीक, the family pedigree of Queen Victoria show a number of hemophiliac descendant as she was a carrier of the disease. क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में ये बीमारी पाई गई है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा पॉइंट है सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ना है। ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ट्रांसमिट होता है डिसऑर्डर पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट आर कैरियर फॉर द जीन। हेटेरोजाइगस होते हैं। डिजीज जो होता है कंट्रोल किया जाता है सिंगल बेस पेयर एलील के HBA और HBS से। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली जो होमोजाइगस इंडिविजुअल होता है जिसका जीनोटाइप HBS HBH होता है वही डिजीज के फिनोटाइप को शो करता है, और जो हेटेरोजाइगट होता है अनअफेक्टेड होता है लेकिन एक कैरियर की तरह काम करता है। 50% चांस होता है कि वो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है अपने प्रोजेनी में। ठीक है, इसमें क्या होता है जब डिफेक्ट इज कार्ड बाय सब्स्टिट्यूशन होता है ग्लूटामिक एसिड बाय 6 पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन हीमोग्लोबिन की वैलिन से, जैसे आप शो कर रहे हैं। mRNA में भी चेंज आ जाता है GAG से GUG हो सकता है। इस फिगर को आप लोग देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक, 6 पोजीशन जो होती है चेन की वहाँ पे सिंगल बेस के सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है। जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है पॉलीमराइजेशन हो जाता है लो ऑक्सीजन टेंशन में, जिसके इसका जो शेप होता है बाई कन्वेक्स से इलोंगेटेड सिकल शेप हो जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसमें फेनाइलकेटोनुरिया है। इनबॉर्न इनर अब मेटाबॉलिज्म हो जाता है। इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अफेक्टेड इंडिविजुअल में एक एंजाइम की कमी होती है जो कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में। इसकी कमी की वजह से क्या होता है, इसका अकुमुलेशन होने लगता है फिनाइल एलानाइन का, और ये कन्वर्ट होने लगता है फिनाइल पायरुविक एसिड और इसके डेरिवेटिव में, और इसका अक्यूमुलेशन ब्रेन में भी होने लगता है जिससे ब्रेन रिटार्डेशन की भी दिक्कतें आ जाती हैं, और ये किडनी में इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता है तो यूरिन के थ्रू भी इसका एक्सक्रीशन होने लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसका कारण क्या होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का, एब्सेंस या एक्सेस हो जाए या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए क्रोमोसोम का, एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का, इस वजह से हो जाता है। इसमें मेन पॉइंट जो आता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछा है कई बार एनोप्लॉइडी के बारे में, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड। क्रोमेटिड के सेग्रीगेशन में फेलियर आ जाए ड्यूरिंग सेल डिवीजन जिससे क्या होता है गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, जिसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका डाउन सिंड्रोम, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 20 हो जाता है, गेन हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में जिससे लॉस हो जाता है एक्स क्रोमोसोम का।
ह्यूमन फीमेल में। फिर अगला पॉइंट जो आता है पॉलीप्लॉइडी के बारे में जानना है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में डिट्टो। क्या होता है फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेट। साइटोकाइनेसिस में फेल्योर आती है टीलोफेज स्टेट के बाद सेल डिवीजन के, जिससे इंक्रीज हो जाता है होल सेट ऑफ क्रोमोसोम का पूरा सेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म में। आगे चलते हैं, ये डाउन सिंड्रोम का फिगर शो कर रहा है एग्जाम्पल का, तो इसे पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। कह रहा है टोटल नंबर जो क्रोमोसोम होता है ह्यूमन में 46 पेयर होता है, 23 पेयर होते हैं, जिसमें 22 पेयर जो होता है, ये 22 क्रोमोसोम 22 पेयर होता है ऑटोसोम कहते हैं, और 1 पेयर जो होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। कह रहा है एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम में बी इंक्लूड इन एन इंडिविजुअल या मे बी लैक ऑफ वन ऑफ एनी ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो एडिशन अगर क्रोमोसोम का हो जाता है उसे ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। अगर लैक हो जाए, किसी एक क्रोमोसोम में कमी हो जाए, तो इसे मोनोसोमी कहते हैं। और ट्राइसोमी को 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोनोसोमी को 2n-1 को। यहाँ के लेवल का नहीं ये क्वेश्चन है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ नॉलेज के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हमें पढ़ना है डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम जो होता है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 20 से ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्रोमोसोम नंबर 21। इसको सबसे पहले लैंगडन डाउन ने 1866 में पहले डिस्क्राइब किया था। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है शॉर्ट होता है, स्मॉल राउंड फीट होते हैं, फॉरवर्ड टंग होता है, पार्सली ओपन माउथ होता है, ठीक है। पाम जो होता है ब्रॉड होता है, कैरेक्टरिस्टिक पाम फीचर, फिजिकल और साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट जो होता है रिटार्ड हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बता रहे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जिससे कंडीशन जो होता है 47XXY कहते हैं, कैरियोटाइप जो हो जाता है। ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाता है, या फेमिनाइन डेवलप जिसे कहते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, गैनोकोमास्टिया। और ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं स्टेराइल होते हैं, ठीक है। अगला जो है फिगर पॉइंट वो कह रहा है टर्नर सिंड्रोम। एक्स क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, 45 विद एक्सो होता है, जो फीमेल होती हैं स्टेराइल होती हैं, उबरी होता है जो रूडिमेंट्री होता है, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी होता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।